नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। 15 नंबर चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, क्लास 10th का। अब देखो, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा, 9th क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो बेसिक, बहुत ही बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स जो इससे एसोसिएटेड हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वो चीजें समझते हैं पहले। जो सबसे पहला वर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी में वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जैसे कि अच्छा, एक्सपेरिमेंट में भी दो तरह के एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं होते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट एक तो साइंस में जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो NaCl बनेगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि उसमें फिक्स रिजल्ट ही आना होता है, ठीक। और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में फिक्स रिजल्ट नहीं आता है। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें मतलब हो सकता है कभी हेड आए कभी टेल आए, प्रोवाइडेड कि वो जो कॉइन है वो अनबाइज्ड है, ठीक है। अनबाइज्ड का मतलब ये है कि उसमें एक तरफ हेड हो और एक तरफ टेल हो, ठीक है, और दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट आ सकता है सिक्का उछालने के बाद। सो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या काउंट होता है, देखो, ऑब्जर्विंग, नोटिंग डाउन वेदर अ न्यू बेबी बॉर्न इज अ मेल और फीमेल, ना टॉसिंग अ कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब बहुत अलग अलग तरह के बॉल्स रखे हुए हैं एक बैग में, और उसमें से एक बॉल पिक करना, उसको हम क्या कहेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस इन अ डे, ये सारी चीजें जो हैं ये सब एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, और हम उन्हीं की प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, हम उन्हीं की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो टर्म यूज होता है, ये सारे टर्म्स हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी में ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में जब कभी भी बात होगी तो एक्सपेरिमेंट की बात होगी। एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हमने अभी भी देखा कि सिक्का उछालना हो गया, प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को रैंडमली पिक करना, ठीक है, और भी कई तरह की चीजें हो सकती हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जिसमें कि आपको एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता है, नहीं कह सकते हो। सिक्का उछालोगे तो एग्जैक्टली कभी नहीं कह सकते हो कि हेड ही आएगा, हो सकता है टेल भी आ जाए, तो इसीलिए उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है कि कुछ भी, जैसे एक सिक्का उछालो, ठीक है, अब सिक्का उछालो तो जमीन पे ही गिरेगा, मतलब नीचे की तरफ ही गिरेगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। अब इसमें ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, बिकॉज ये सबको पता है ग्रेविटी की वजह से वो सिक्का नीचे ही आना है, तो ये इस बात का ध्यान रखना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जिसमें आउटकम जो है फिक्स नहीं होता, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते आउटकम, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे सिक्का उछाला आपने, तो दो चीजें आ सकती हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड और टेल, ये दोनों जो कलेक्शन, मतलब दो जो आउटकम्स हैं, इसको हमने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने रख दिया, तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। ऐसे ही मान लो कि आपने एक लूडो का डाई फेंका, तो डाई फेंका तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इन्हीं 6 में से कोई नंबर आ सकता है, 7 तो आ नहीं सकता है ना, या 0 तो आ नहीं सकता है कि लूडो के डाई पे तो 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो ये सभी नंबर्स, जो जो चीजें आ सकती हैं, जो जो रिजल्ट आ सकता है लूडो के डाई को फेंकने के बाद, उन सबको, जो जो चीजें आ सकती हैं, उनको हमने कलेक्ट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इसको कहा जाता है सैंपल स्पेस, है ना। तो बस कलेक्शन है, जो जो चीजें आ सकती हैं उसका कलेक्ट करके हमने एक जगह रख दिया, इसको कहा जाता है सैंपल स्पेस, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड यूज होगा इसमें वो है ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सिक्का उछालते जा रहे हो, या लूडो का डाई फेंकते जा रहे हो, ठीक है, या कार्ड, आपने प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कार्ड पिक किए जा रहे हो, तो उसको ट्रायल कहते हैं, ठीक है। ईच रिपीटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। मतलब आप एक ही चीज को बार बार करे जा रहे हो, सिक्का बार बार उछाले जा रहे हो, तो उसको ट्रायल कहते हैं, ठीक है। जैसे पहली बार में हेड आया तो ये फर्स्ट ट्रायल हो गया, दूसरी बार में मान लो कि टेल आ गया तो वो दूसरा ट्रायल हो गया, ठीक है। तीसरी बार में फिर से हेड आ गया, चौथी बार में फिर से हेड आ गया, तो ये चौथा ट्रायल हो गया। इस तरीके से 4th ट्रायल में हेड आया है, 3rd ट्रायल में हेड आया है, 2nd ट्रायल में टेल आया है, 1st ट्रायल में हेड आया है। ट्रायल का मतलब कि आपने बहुत सारी बारें जब कर देते हो ना, एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर देते हो, ठीक है, तो उसमें हर एक बार जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो ट्रायल कहलाता है। पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो वर्ड यूज होगा इसमें वो है इवेंट। अच्छा, अब ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड करते हैं तो इवेंट की ही फाइंड, तो इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। ये सबसेट तो वैसे थोड़ा समझना टफ है, लेकिन मैं इसको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सबसेट समझते हैं कि क्या होता है। इवेंट जो है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, और सैंपल स्पेस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब आपने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट
जो कि जिसके आउटकम हमें एग्जैक्टली नहीं पता होते हैं, जैसे सिक्का उछालना, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, लूडो का डाई फेंकना, उसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस का जो पार्ट होता है उसको हम इवेंट कहते हैं। अब इवेंट को समझो कि क्या होता है। मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा है टॉसिंग एन अनबाइज्ड कॉइन वंस, एक बार सिक्का उछाला, ठीक है। एक बार सिक्का उछालेंगे तो सैंपल स्पेस होगा h, t, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, जो जो आ सकता है आउटकम, जो चीज़ें आ सकती हैं उसको हमने कलेक्ट करके कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसमें से हेड की बात करें तो हेड आना जो है ना एक इवेंट है, वैसे ही टेल आना भी एक दूसरा इवेंट है, या ऐसे भी कह सकते थे, इसी में हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, हेड या टेल आना भी एक इवेंट है, ठीक है। तो सम इवेंट्स में मतलब इवेंट्स ये सारे इवेंट कहलाते हैं। हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है, हेड या टेल आना एक और इवेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, तो 2 बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, मतलब जैसे पहली बार उछाला, दो सिक्के को उछाले, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो चलो एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, उछाला हमने, हेड आ गया, टेल आ गया, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है, एक आउटकम हो गया, सॉरी इवेंट नहीं, एक आउटकम हो गया। पहले हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आया, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि पहली बार में हेड ही आए, पहली बार में हो सकता है हेड आए और दूसरी बार में भी हेड आ जाए, जरूरी तो है नहीं यहाँ पे कि दूसरी बार में टेल ही आ जाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेड या टेल आ सकता था, 2 बार सिक्का उछाला तो, या ऐसा हो सकता था कि हेड हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता था कि दोनों बार टेल ही आ जाए, पहली बार में भी टेल, दूसरी बार में भी टेल, और ये ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में हेड टेल आए और दूसरी बार में हेड आ जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 4 आउटकम्स आ सकते हैं अगर आप एक सिक्के को 2 बार उछालते हो तो, ठीक है। मतलब आपने सिक्का, देखो सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्का उछाला, हो सकता है हेड आ गया और दूसरी बार उछाला टेल आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो हेड आया हुआ है पहली बार में, जो पहली बार आपने किया है, तो जरूरी थोड़ी कि हेड ही आएगा, यहाँ हो सकता है टेल आ जाए, और यहाँ जरूरी थोड़ी कि टेल आ जाए, यहाँ हो सकता है हेड आ जाए। तो ये इस तरीके से, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इन चारों को कलेक्ट करके अगर हम लिख देंगे, है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इन्हीं में से कोई ले लो, जैसे हेड टेल और हेड हेड ले लिया हमने, ठीक है, हेड टेल एंड हेड हेड ले लिया, तो ये एक इवेंट हो गया। ऐसे ही टी जो है टेल टेल, मतलब दोनों बार जो है टेल ही आना चाहिए, तो ये एक दूसरा इवेंट हो गया। समझ पा रहे हो ये? तो ये इवेंट्स कहलाते हैं इस तरीके से। या ऐसे इसको एक आप ये भी ले सकते थे, हेड टेल, हेड हेड और टेल हेड, इन तीनों को एक साथ लिख दिया तो ये भी एक इवेंट है। इस इवेंट में क्या हो रहा है कि कम से कम एक बार तो हेड है ही, देख सकते हो 2 बार भी हेड है और कम से कम एक बार तो हेड है ही, मतलब टेल वाला दोनों बार जो टेल आया हुआ ना उसको हटा दिया हमने। तो भाई कम से कम एक बार तो हेड आना ही चाहिए, कम से कम का मतलब ये नहीं होता है एक बार ही, कम से कम का मतलब होता है एक बार आना चाहिए, 2 आए तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड टेल हेड, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। अब इवेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही उसके अंदर आउटकम होना, जैसे ये टी है यहाँ पर, तो यही एक नहीं हो सकता है कि 2 आउटकम भी हो सकते हैं ना, 2 आउटकम भी पॉसिबल हैं, 3 आउटकम भी पॉसिबल हैं, बल्कि 4 आउटकम भी पॉसिबल है। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आपने एक डाई को फेंका, लूडो वाला जो डाई होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, अनबाइज्ड डाई, अनबाइज्ड का मतलब उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और हम फेंकेंगे तो कोई भी नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि तुमने इस तरीके से उसको बना दिया है कि खाली उसमें 2 ही आ रहा हो या खाली 6 ही आ रहा हो, ऐसा वाला डाई नहीं चलेगा, वो बाइज्ड कहलाएगा। ये अनबाइज्ड डाई है। अनबाइज्ड डाई में क्या होता है कि सबके आने की पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 के आने की पॉसिबिलिटी सेम है। तो देखो ये तो हो गए सारे आउटकम्स आ सकते हैं, उसको कलेक्ट करके हमने लिख दिया, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इस सैंपल स्पेस में ये एक इवेंट हो सकता है, ये एक और इवेंट हो सकता है, ये एक इवेंट हो गया, 3 आना 6 आना भी एक इवेंट है, मतलब सम ऑफ द इवेंट्स है, मतलब और भी इवेंट्स हो सकते थे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 1 2 3 4 लिख दिया, तो ये भी एक इवेंट है, ठीक है। ये कौन सा इवेंट है भाई? ये इवेंट है गेटिंग द नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो लेस देन 5 वाले में कौन कौन नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी एक इवेंट हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा हो इजीली, तो आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसे बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन इसके बिना मतलब इस पर अगर आपको 100% अगर समझ में नहीं आया है तो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, बिकॉज ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और ये एग्जाम में पूछते नहीं हैं, ठीक है। पता हो तो अच्छी बात है, अच्छी नॉलेज के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज क्वेश्चन इसके बहुत ही सिंपल होते हैं और लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन
दिए होते हैं जिसमें कि बच्चा बड़ी आसानी से इसको हैंडल कर लेता है, मैनेज कर लेता है। फिर एक और टर्म इसके अंदर यूज होने वाला है, वो भी ध्यान से देख लो, इक्वली लाइकली। तो ये भी आसान है कि जब आपने मान लो कि एक सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये हेड और टेल जो है ना, ये दो इवेंट्स हैं। हेड आना एक इवेंट हो गया और टेल आना भी ये इवेंट है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों के आने की पॉसिबिलिटी बराबर है, ठीक है। दोनों की आने की पॉसिबिलिटी बराबर हो तब हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली। अच्छा, अब जैसे मान लो कि एक इवेंट मैंने लिख दिया, लूडो का डाई फेंका मैंने, लूडो का डाई फेंका तो उसमें एक मैं देखो ये लिख रहा हूँ 2 3 5, ठीक है। और मान लो मैंने एक इवेंट लिख दिया है, मैंने 2। ये जो इवेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम नंबर्स को। मतलब जब हमने एक डाई को फेंका है तो उसमें प्राइम नंबर जो है वो आएगा, उस इवेंट का नाम बताओ। तो 2 3 5 हो सकता है ये, ठीक। और ये है इवन प्राइम नंबर। ये क्या है, 2 क्या है, यहाँ पर इवन प्राइम है, और ये सारे ऊपर में जो लिखा हुआ है ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये दोनों इक्वली लाइकली हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। लूडो का डाई फेंकोगे ना तो 2 3 या 5 आने की पॉसिबिलिटी, 2 की आने की पॉसिबिलिटी से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, है कि नहीं। इसमें 3 नंबर्स हैं, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो वो प्राइम नंबर का पॉसिबिलिटी हो गया। और केवल 2 आएगा तो इवन प्राइम होगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उसको कहते हैं कि मान लो 2 इवेंट्स हैं, जैसे हेड और टेल है, तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, ठीक है। जब हेड आएगा, सब अपने सिक्का उछाला तो जब हेड आ गया है तो टेल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, या टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ये दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। मतलब एक इवेंट जब आएगा तो दूसरे इवेंट के आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये सैंपल स्पेस है, जैसे लूडो का डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ये इवन नंबर के आने की पॉसिबिलिटी है। ये एक इवेंट है जो बता रहा है इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो इवन नंबर नहीं आने की जो इवेंट होगा ना, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। वो कौन सा होगा, वो 1 3 5 हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक इवेंट है ई, जिसका नाम हमने ई रख दिया है, वो इवन नंबर आने के इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवेंट ई जो है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई डैश, या इसको हम ई कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 6 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 बचेगा। तो ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, ठीक है। तो ये एस में से, सैंपल स्पेस में से ई को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है 1 3 5। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बट नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेफिनेशंस हैं, ये आपको जानना आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहते हैं, तो सभी इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स, उसको मिला दोगे ना, सबको क्लब कर दोगे, यूनियन कर दोगे, उसको कंबाइन कर दोगे, तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। सो नो नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस वन। नेक्स्ट पार्ट है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होगा कि जिसके आने की पॉसिबिलिटी 1 हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक कॉइन टॉस किया, अनबाइज्ड कॉइन, और आपसे कोई कह रहा है कि हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली 1 होगी भाई। 2 ही चीजें तो आ सकती हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो नेचुरल सी बात है, ये श्योर इवेंट हो गया। कोई आपसे पूछता है कि आपने एक लूडो का डाई थ्रो किया और नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, सीधी सी बात है 1 है प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि 6 या उससे कम ही तो नंबर होते हैं उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है 6 या उससे कम आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो श्योर इवेंट हो गया। तो ये काउंट होगा श्योर इवेंट के अंदर। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब इसका अपोजिट, मतलब जिसकी आने की जिस इवेंट के जो इवेंट आ ही नहीं सकता है उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि एक बार सिक्का उछाला, एक बार, बस एक बार, 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी बताओ क्या होगी, 0 है ना, बिकॉज एक बार सिक्का उछालेंगे 2 हेड कैसे आ सकता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसे ही आपने एक लूडो का डाई फेंका, कह रहा है 7 आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो 7 हो, उसमें लिखा ही नहीं रहता है तो कहां से 7 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि 7 उसमें लिखा हो, तो अरे भाई नहीं लिखा हुआ है, 7 उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो 7 नहीं लिखा है तो 7 आ कैसे जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि वो भी एक इम्पॉसिबल इवेंट है। Throwing a ludo die of ludo, ठीक है, and getting 7 as a result
इज इम्पॉसिबल, इसीलिए हम इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की। ये सारे टर्म्स हैं जो बार बार यूज होने वाले हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम, इवेंट, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए जरूरी है, प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी चीजें हैं, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम नाम से ही क्लियर है कि फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होगा, जो भी आउटकम होगा उसमें जो चीज आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उसको फेवरेबल आउटकम कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपने एक लूडो के डाई को फेंका, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, तो इवन नंबर क्या क्या होता है, 2 4 6, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, ठीक है, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। अब डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी को, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो वो होता है फेवरेबल आउटकम, है ना, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो सब कुछ आ सकता है। जैसे आपको कहे कि भाई एक लूडो का डाई थ्रो किया, इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो इवन नंबर के आने की पॉसिबिलिटी को अगर मैं ई कहता हूँ, इवेंट को ई कहता हूँ, इवन नंबर आना जो है वो एक इवेंट ई को रिप्रेजेंट करता है, तो ई क्या हो जाएगा, 2 4 6 हो सकता है इवन। अब इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, वो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, कितने बार कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके, 3, और टोटल आउटकम कितना है, सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम का मतलब सैंपल स्पेस, वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल इसमें, देख लो, तो ये आ जाएगा 1/2। ये सारी चीजें आप जानते होंगे ऑलरेडी, तो ये पीई इस तरीके से निकाला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि जो भी जिस इवेंट का आपने प्रोबेबिलिटी निकाला, ठीक है, उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगी। मतलब ये कि अगर इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जैसे 1/2 निकाला है, तो इवन नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, ई बार से, ई बार लिखते हैं या फिर ई के ऊपर सी लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ठीक है, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं ई डैश, ई सी, ई बार, ये सब के सब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, नोटेशन का तरीका अलग है, बाकी है ये तीनों एक ही चीजें है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या ई के नहीं होने को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी में पीई लगा देंगे तो पीई बार लगा देंगे, या पीई सी लगा देंगे, पीई डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, और वो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट माइनस कर देते हैं, तो ये होता है। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करें उससे पहले एक दो चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल सैंपल स्पेसेस, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक डाई को एक बार फेंका तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसमें जो टोटल आउटकम है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6, कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है ना ये सब वो आउटकम्स हैं सबके सब, तो वो टोटल में काउंट होगा, मतलब सैंपल स्पेस में काउंट होगा, यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी है, सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड टोटल आउटकम्स। अब एक पॉइंट को 2 बार आपने फेंका, सॉरी एक बार फेंका, तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, तो इसमें सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 हो जाएगा। कॉइन को 2 बार फेंकोगे तो नेचुरली हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आ सकता है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 4, या 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 है ना, 1 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 बार फेंका है तो 3 बार फेंकोगे तो 2 पावर 3 कर दो, ठीक है। एक सिक्के को 4 बार फेंकोगे तो 2 पावर 4 आउटकम्स हो सकते हैं, हेड 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 हेड, 4 बार हेड, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, है ना, 1 बार हेड 3 बार टेल, इस तरीके से मिलाएंगे तो 16 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। फिर 2 डाई को एक साथ अगर फेंकते हैं, 2 डाई आर थ्रोन टुगेदर और अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो क्या हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया, या ये आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और या फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होगा वो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब यहाँ देखो, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा तो 6 आ सकते हैं, 2 से स्टार्ट होगा 6 आ सकते हैं, ऐसे ही 6 से स्टार्ट होगा तो भी 6 आ सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर, दैट इज 36। ऐसे ही अगर 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर या फिर अ डाई इज थ्रोन थ्राइस, तो उस केस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 6 पावर 3 216, ठीक है। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, थ्रोइंग 2 डाइस, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज और है, प्लेइंग कार्ड की बात करते हैं। प्लेइंग कार्ड की क्या एग्जांपल्स हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं,
जोकर को काउंट नहीं किया जाता है ना। 52 कार्ड्स होते हैं जिसको 4 सूट में डिवाइड किया जाता है। 4 सूट में कैसे? 13 कार्ड के 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं शूट। तो ये स्पेड होता है, ये देख सकते हो यहाँ पर काला पान, और ये हार्ट होता है, हार्ट्स होते हैं रेड कलर का, ठीक है, लाल पान। और ये डायमंड्स होते हैं, इसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। क्लब्स होता है, ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि स्पेड और क्लब जो होते हैं ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और हार्ट और डायमंड जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और डिजाइन वाइज देख सकते हो यहाँ पर स्पेड कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, डायमंड कैसा होता है, क्लब कैसा होता है। और सबके 13 कार्ड्स होते हैं, इसके क्लब के भी 13, डायमंड के भी 13, हार्ट के भी 13 और स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इसमें एक बात और कि सभी सूट के मतलब क्लब के, डायमंड के, हार्ट के और स्पेड के 4 सूट्स होते हैं। इन चारों सूट के ना सब में 4 मतलब इसका एक एस होगा, ठीक है, इसका भी एक एस होगा, इसका भी एक एस होगा, इसका भी एक एस होगा स्पेड। ऐसे ही इसका भी एक किंग होगा, इसका भी चारों का एक एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा। इनमें से एस को तो हम फेस कार्ड में नहीं काउंट करते हैं, है ना, इसको हम फेस कार्ड में काउंट नहीं करते हैं। बट किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड में काउंट करते हैं इसको, ठीक है। ये फेस कार्ड्स भी कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ये किंग, क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, ठीक। और ये तो ऑब्वियसली इसमें फिर 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है। आपने देखा होगा, अगर प्लेइंग कार्ड देख रखा है, नहीं देखा है तो कहीं पर देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला डिजाइन है, ये डिजाइन अगर पता नहीं कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ब्लैक कलर का है ये ब्लैक कलर का है। ये चलो ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं रेड कलर का, ठीक है। ये रेड कलर का है, ये हार्ट है, एक हार्ट ले लिया हमने यहाँ पर, तो 10 होगा, इसका एक 10 होगा। ऐसे ही अगर 10 नहीं हुआ तो एक 9 भी 10 होगा, फिर 9 भी होगा, ऐसे 8 होगा, 7 होगा, 6 5 4 3 2 होगा, फिर एक किंग भी होगा, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। इतने सारे कार्ड्स होंगे इसके। सिमिलरली बाकी के भी स्पेड के, हार्ट के, सबके ऐसे ही नंबर कार्ड्स आएंगे। तो जो इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि किसी भी लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नोट बाय पीई, मतलब कोई इवेंट जिसके प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, उसको अगर हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विल बी डिनोटेड बाय पीई बार, ठीक है। पीई बार या फिर पीई डैश या फिर पीई कॉम्प्लीमेंट्री, सी लिख देते हैं, लेकिन हम लोग यही यूज़ करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, या कहीं कहीं किसी किताबों में ये भी ऐसे भी डिनोट करते हैं इसी चीज़ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। तो लेकिन ज़्यादातर अभी एनसीईआरटी में देखोगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ये पता होना चाहिए, बट ये रेयरली यूज़ होगा, किसी किताब में ये यूज़ करते हैं। सो पीई बार नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। देन अगर हमने इसको एज्यूम कर लिया है, देन प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1। जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, जब प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा तो उस केस में उसको श्योर इवेंट कहते हैं। एंड ऑल्सो पीई प्लस पीई बार सम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 1। ये चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लिखी हुई है सारी बातें ये इंपॉर्टेंट है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं। अब देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक डाई को फेंका जा रहा है एक बार, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो और ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, या इसको सैंपल स्पेस भी कह सकते हो। आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये सैंपल स्पेस बन गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 एंड ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ई इज द इवेंट, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, उसमें से हमने कह दिया कि ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 2 3 5, बिकॉज यही तीनों तो प्राइम नंबर्स हैं, यही तीनों प्राइम नंबर है, 1 तो प्राइम होता नहीं है, ठीक है, एंड 6 एंड 4 ऑल्सो नॉट प्राइम। सो ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें काउंट करना है यहाँ पर कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम हैं, तो 3 हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर या फिर पीई भी उसको कह सकते हो, बिकॉज आपने ये गेटिंग अ प्राइम नंबर इवेंट को आपने ई नाम दे दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो 6 था, तो 3/6 हो जाएगा,
फेवरेबल आउटकम 3 है तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट्स आपको लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या किया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, आपने लेट किया है कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो आएगा उसको आपने इवेंट ई नाम दे दिया है, एंड देन आप उसको पीई फाइंड कर रहे हो। तो पीई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक और एग्जांपल देखो। अच्छा, इस तरह के ना जो बुक में क्वेश्चंस दिए थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस वो प्लेइंग कार्ड से होते हैं, या फिर लूडो का डाई होता है, या फिर टॉसिंग कॉइन हो जाएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। तो एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो समझो कि हमने क्या किया, सबसे पहले किंग आना जो है ना एक इवेंट है, उसको हमने ए नाम दे दिया है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ किंग। और ये एन ए से घबराना मत, एन ए का मतलब हुआ कि यहाँ पर कि फेवरेबल आउटकम, एन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं। तो एक 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, तो एन ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से हमारा मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, बिकॉज ए हमने किसको माना हुआ है, इवेंट को, किसका नाम दिया हुआ है, किंग ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, किंग ड्रॉ करने का जो इवेंट है ना उसको हमने ए कहा हुआ है। तो पी ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम को एन ए, एंड एन एस होता है टोटल आउटकम, एन एस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एन ए हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम को हम एन ए भी कहते हैं, और एन एस का मतलब सैम्पल स्पेस में जितने मेंबर्स होंगे, तो टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 4/52 हो गया, 1/13 आ जाएगा। ऐसे ही बी अगर हम इवेंट मान लेते हैं, ड्रॉइंग अ ब्लैक किंग कार्ड, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन यही है, तो अगर हम बी मान लेते हैं इवेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रॉइंग अ ब्लैक किंग कार्ड, देन ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं ब्लैक किंग, बिकॉज आपको पता है ये जो क्लब होता है, ये क्लब भी ब्लैक होता है एंड स्पेड भी ब्लैक होता है, और इसके किंग, ये रहा किंग, एक इसका और एक इसका, तो 2 हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, तो 1/26 आंसर आ जाएगा। तीसरा है स्पेड कार्ड, तो स्पेड कितने होते हैं 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं ना, 13/52 हो जाएगा। ऐसे ही डी हमने इवेंट एज्यूम किया हुआ है डायमंड का, ठीक है, तो और डायमंड ऑफ 10, तो डायमंड ऑफ 10 तो भाई एक ही होगा ना, इकलौता होता है ये डायमंड ऑफ 10, डायमंड 10 कार्ड, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम हो गया 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 हो सकता है, 52 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड हो सकता है, 1/52 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता था। 15.1 स्टार्ट करते हैं। देखो पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली होने की प्रोबेबिलिटी एंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है कि ऐसे इवेंट जिसमें कि प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए या आ ही नहीं सकता है, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज श्योर इवेंट, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, नहीं सॉरी, इसमें ये श्योर इवेंट यहाँ पर आएगा, श्योर इवेंट यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा यहाँ पर 1, इस फिल इन द ब्लैंक्स में 1 आएगा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये 1 होता है। अब जैसे मान लो कि हेड है और टेल है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की भी 1/2 होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे एक लूडो का डाई फेंका तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगी, 2 आने की, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया 1, ठीक है, और टोटल आउटकम कितना हो गया 6, तो 1/6। ऐसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 4 आने की भी, 5 आने की भी, 6 आने की भी, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/6, तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि जैसे आपने एक लूडो का डाई फेंका है तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ये जो 1 है ना ये एलिमेंट्री इवेंट है, 2 भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, 3 भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, और मिक्स कर देते हैं, जैसे 2 4 6 कर दिया, इवन नंबर कर दिया, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहलाता है, ठीक है, ये कंपाउंड इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो 0 या उससे ज़्यादा होगा और लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन से ही हमें पता है ये चीज़। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, इसमें लिखा हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। तो पहला एग्जांपल है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा सा अजीब सा है भाई। कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है कि कार की कंडीशन क्या है, ठीक है। अब कार खराबी है तो स्टार्ट कहाँ से होगा,
पता तो है नहीं हमें कार की कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर ये हम कह नहीं सकते हैं यहाँ पर कि इक्वली लाइकली है। कार की कंडीशन अच्छा पुरानी हुई तो भी डिपेंड करता है कि बहुत पुरानी है तो वो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, कभी ज़्यादा टाइम लगता है कभी कम टाइम लगता है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है कि कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो यहाँ पर भी सिचुएशन थोड़ा वैसा ही है, मतलब ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर। अब प्लेयर मान लो हैंडीकैप है, ठीक है, तो फिर उससे होगा गोल होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते है ना, तो इसीलिए या सही तरीके से वो शॉट को मार पाएगा या पाएगी कि नहीं ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं, डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर। और प्लेयर की एबिलिटी जो है उसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से डिफाइन कर नहीं सकते हैं, तो इक्वली लाइकली तो आउटकम ये भी नहीं है। ठीक, थर्ड पार्ट है कि अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो है ना ये इक्वली लाइकली आउटकम है। यहाँ पर कोई भी बच्चा या तो ट्रू लिखेगा या फॉल्स लिखेगा, ठीक है, तो ट्रू तो आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, दो ही चीज़ हो सकती हैं। अगर ट्रू लिखा है उसने, है ना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसने ट्रू लिख दिया तो या तो वो सही होगा या गलत होगा, ठीक है, या उसने मान लो कि ट्रू नहीं लिख करके फॉल्स लिख दिया है तो भी सही होगा या गलत होगा, दो ही बातें हो सकती है, बिकॉज आंसर दो ही है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स आंसर हो सकता है और बच्चे ने लिखा भी ट्रू या फॉल्स ही है, ट्रू या फॉल्स लिखा है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम में काउंट होगा। अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम में ही काउंट होगा। थर्ड नंबर है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम, बिकॉज इट इज़ अ इक्वली लाइकली, इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन इज एन इक्वली लाइकली, ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों के आने के चांसेस बराबर होते हैं, अब जिसकी किस्मत होगी वो जीतेगा टॉस, इसीलिए ऐसा किया जाता है, इक्वली लाइकली होने की वजह से ये किया जाता है। कॉइन को टॉस करके पता करते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। फोर्थ नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्लियरली ये होगा, माइनस में नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या उससे ज़्यादा और 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी। इफ़ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, तो 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है 0.05, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट है, देखो अब बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही रखे हुए हैं, अब कह रहा है कि मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना, जब बैग में है ही लेमन फ्लेवर्ड वाले तो ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से निकल के आ जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, बिकॉज उसके अंदर है ही लेमन कैंडी, तो निकलेगा क्या, लेमन कैंडी ही निकलेगा उसके अंदर से, तो 1, ये एक श्योर इवेंट का एग्जाम्पल हो गया। 7th नंबर एग्जाम्पल देखो, इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ठीक है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992, तो होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो E जो है मान लेते हैं कि PE दिया हुआ है 0.992, तो हमें कहा जा रहा है, सॉरी PE बार ले लेते हैं, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो PE कितना हो जाएगा 1 माइनस PE बार, तो ये आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 0.992, और ये कितना निकल के आएगा बच्चों 0.008, ठीक है, 0.008 लिख लो या फिर 8/1000 भी चाहो तो लिख सकते हो, इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 4/250, 2/250 भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे ऐसे लिख सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, तो मान लेते हैं कि E जो है वो प्रोबेबिलिटी है, E इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, या E1 लिख लो, E1 इज द इवेंट, पहला पार्ट है E1 इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, तो PE1 जो होगा वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्योंकि रेड बॉल है तो रेड बॉल फेवरेबल, तो यही तो हुआ, 3 रेड बॉल्स हैं इसके अंदर, यही फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये 3 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 5, 3, 8, तो 3/8 हो जाएगा। सिमिलरली E2 को अगर हम E2 इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग, अच्छा इसमें नॉट रेड पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस PE1,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/8। इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेकर के, ये आ जाएगा 5/8, 5/8 हो जाएगा। यही आंसर है इसका 8th क्वेश्चन का। सिमिलरली 9th क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें से बिना देखे ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया, मतलब एग्जैक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि फिर ये ना रेड व्हाइट और ग्रीन के आने की पॉसिबिलिटी बराबर ही रहेगी, क्योंकि तुमने रैंडमली निकाला, तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा निकलेगा, तो सबकी पॉसिबिलिटी बराबर ही रहेगी। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। तो PE1 कितना हो जाएगा भाई? रेड मार्बल के फेवरेबल आउटकम तो 5 है और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम मतलब ये सबको ऐड करेंगे तो वही हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकता है। तो 4 8 12 5 6 17 ये आ गया। सिमिलरली E2 अगर इवेंट है गेटिंग व्हाइट बॉल, तो व्हाइट मार्बल, तो PE2 कितना हो जाएगा? 8/17। ठीक। नॉट ग्रीन का मतलब ये हुआ कि ग्रीन नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? या तो रेड होगा या व्हाइट होगा। ठीक है, तो नॉट ग्रीन का मतलब ये हुआ कि अगर E3 इज द प्रोबेबिलिटी, E3 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, देन PE3 बार इज इक्वल टू नॉट गेटिंग द ग्रीन वन। और ये क्या हो जाएगा? 8 5 13/17। 13/17 कैसे आया? क्योंकि रेड भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है, तो रेड प्लस व्हाइट। ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाइट होगा या रेड होगा? तो व्हाइट और रेड कितने हैं टोटल दोनों मिला करके? 8 5 13 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 17, तो 13/17 हो जाएगा। सो E3 वाज द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल। ठीक है, एंड PE3 बार इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल। आई होप समझ में आया होगा, है ना? सो ये लिखना जरूरी होता है यहाँ पर। E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो PE1 जो है वो 5/17 हो जाएगा। E2 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, देन PE2 इज इक्वल टू 8/17। इफ E3 इज गेटिंग green marble, then PE3 bar is not getting the green marble, and that is equal to 13/17. Number question, a piggy bank contains 150 पैसे कॉइन एंड 50 1 रुपी कॉइन। मतलब 50 पैसे कितने कॉइन है? 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपी के 50 कॉइन्स हैं और रुपी 2 के 2 रुपीज वाले 20 कॉइन्स हैं एंड 10 5 रुपीज कॉइन। ये सिचुएशन दी हुई है। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, ठीक है, तो उसमें से मतलब उसको उल्टा करेंगे तो फिर कोई भी कॉइन गिर सकता है। 50 पैसा वाला कॉइन भी आ सकता है बाहर, 1 रुपया वाला, 2 रुपया, 5 रुपया वाला कोई भी कॉइन बाहर आ सकता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो पहला पार्ट जो इसका कुछ क्वेश्चन का है 10th नंबर क्वेश्चन का, लेट E1 डिनोट्स इवेंट ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। देन PE1 कितना होगा बच्चों? PE1 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, जो कि कितना है देखो 100 कॉइन्स है ना, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, तो यही हमारा फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे? टोटल आउटकम तो सभी कितने सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं देखो ध्यान से, 180। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी सिक्का हो सकता था, तो 180 हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम एंड 100 हो गया फेवरेबल आउटकम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/9, ये आंसर आ गया। सिमिलरली विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा, तो इसका मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा उस केस में 170। ठीक है, दूसरे केस में PE2 की नॉट गेटिंग द ₹5 कॉइन, तो वो हो जाएगा 170 डिवाइड बाय 180, दैट मीन्स 17/18, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन में, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो ये मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? फेवरेबल आउटकम जो कि क्या है 5 मेल फिश है ना इसके अंदर, तो 5/13। टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हैं इसमें? 13, तो 5/13 आ जाएगा। 12th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स आउट
to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस तरीके से घुमाया जाता है। तो जैसे मान लो कि कह रहा है कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल आउटकम तो 1 हो गया है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हैं तो 1/8 हो जाएगा। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड नंबर में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 5 7 4 हो गए फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हैं तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा है नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हैं तो 3/4 हो जाएगा। ये नंबर ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है। ऐसे ही नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 में तो सभी आ जाएंगे भाई, 8 भी लेस देन 9 है, 7 भी है, 6 भी है, 1 भी है, सब है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा सबके सब 8 और टोटल आउटकम भी 8 है तो 8/8 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। 13th पार्ट देखो, डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर क्या क्या होता है बताओ, 2 3 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, 1 2 3, ये 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं तो 1/2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ये क्या क्या हो सकता है, 3 4 5 हो गया फेवरेबल आउटकम, मतलब 3 डिवाइड बाई 6 तो 1/2। नंबर ऑफ कितने हो गए, नंबर फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया 3 4 5, 2 और 6 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है। तो नंबर कितने हो गए, 1 2 and 3, 3/6 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 6 ही होगा। ऐसे ही तीसरा पार्ट है एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ये भी 3/6 होगा, बिकॉज ऑड नंबर कितने होते हैं 1 3 5, यही 3 तो ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 1/2 आ जाएगा आंसर। 14th part, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a king of red color। king of red color दो होते हैं, ठीक है, किंग होते हैं 4, उसमें 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा 52, तो 1/26, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं देखो, 4 तो होंगे जैक, 4 होंगे किंग और 4 होंगे क्वीन। तो सेकेंड पार्ट जो है पी फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12 हो गए टोटल ना फेस कार्ड, 12/52। अब इसको 4 3 जा, 4 से 13 जा, ये आ गया। ऐसे ही तीसरा है रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं देखो, फेस कार्ड तो होते हैं 12, इसमें आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे, तो 6/52 हो गया, सिंप्लीफाई कर लो इसको। फोर्थ द जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं, एक ही तो होता है, फिर 1/52। ऐसे ही स्पेड कितने होते हैं टोटल 13 होते हैं, 13/52 1/4 हो जाएगा। सिक्स द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड का एक ही क्वीन होगा, 1/52 हो गया टोटल, ये सॉरी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अब इन सब में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना पी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो इसी तरीके से सब में लिख देना, मैंने इतना सारा रिपीट नहीं किया है ये सारी बातें, तो आप लोग इसको डिटेल में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इसको डिटेल में लिखना होगा आपको। मैंने तो यहाँ पर केवल आंसर निकाल दिया, बिकॉज बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो 15th नंबर में देखो कह रहा है कि 5 कार्ड्स हैं, एक 10 है, एक जैक किंग क्वीन और एस है डायमंड का। तो इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, ये फेस डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये फेस डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कार्ड आप पिक कर सकते हो, यहाँ पर सबके आने की पॉसिबिलिटी बराबर है। तो क्वीन तो एक ही है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 1/5 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा सिचुएशन है कि इसमें कहा जा रहा है कि इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब इसको निकाल के क्वीन को निकाल के बाहर रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जरा सोचो, अब एस तो बचा ही हुआ है ना उसमें, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड सब 4 ही रह गए हैं, तो 1/4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, भाई तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगा, बिकॉज उसमें क्वीन तो है ही नहीं, ठीक है, टोटल आउटकम तो 4 होगा, ठीक है, लेकिन फेवरेबल आउटकम 0 होगा, बिकॉज क्वीन को तो तुमने बाहर निकाल के रखा हुआ है ना, तो 0/4 0 आ जाएगा। सो यही आंसर है इसका। नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible just to look at the pen and tell whether or not
it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो total number of pens कितने हैं इसके अंदर? 12 plus 132, that is 144. अब इसमें good pens कितने हैं? 132. तो फेवरेबल आउटकम हो गया 132, टोटल आउटकम 144. तो 132 by 140, इसको 4 के टेबल में जा रहा है, 4 के टेबल में कैंसिल कर दो. 4 3 जा 4 से 4 3 जा 4 6 से, फिर 3 के टेबल में भी जाएगा, 11 by 12 आंसर आ जाएगा. 17th, a lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. मतलब इसमें सही कितने हैं? 16 बल्ब सही हैं और 4 डिफेक्टिव हैं. कह रहा है एक रैंडमली चूज़ किया गया है बल्ब और डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी? डिफेक्टिव हैं कितने टोटल? देखो 4 डिफेक्टिव हैं, इसमें टोटल कितने हैं? 20. तो 4 by 20 हो गया, 1 by 5 आ जाएगा. नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखो, इसमें लिखा हुआ है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव. ठीक है, तो डिफेक्टिव नहीं था मतलब क्या था? 16 में से कोई एक बल्ब होगा, जो 16 सही बल्ब थे उनमें से कोई एक था. तो अभी भी जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो 4 ही रहेंगे. ठीक है, लेकिन टोटल बल्ब जो है नॉट रिप्लेस्ड. नॉट रिप्लेस्ड का मतलब वापस उसमें नहीं डाला गया है, जो बल्ब सही बल्ब था वो निकाल के उसको साइड में रख दिया. नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. तो प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव. तो नॉट डिफेक्टिव का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि पहले 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे, सही बल्ब थे. अब 16 में से तो एक तो पहले वाले में निकाल लिया. ठीक है, तो अब कितने बचे? 15. और टोटल अब बल्ब कितने बचे हैं? 19. तो 15 by 19 हो जाएगा. आई होप समझ में आया होगा कि ये पहले सिचुएशन में जो बल्ब निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको निकाल के साइड में रख दिया. तो अब टोटल बल्ब कितने बचे? 19. लेकिन जो निकाला गया था वो सही बल्ब था. इसका मतलब अभी भी उसमें 4 के 4 डिफेक्टिव हैं. दैट मीन्स 19 बल्ब बचे हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं. तो 15 बल्ब जो होंगे वो नॉट डिफेक्टिव होंगे. तो 15 by 19 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी. 18th पार्ट देखो, 18th क्वेश्चन देखो, इसका पहला पार्ट है a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, what is the probability that it bears 2-digit number? तो 2-digit number 1 से लेकर 90 तक में कितने होंगे ये पता होना चाहिए. तो 1 से 90 तक में 2-digit नंबर ये होगा 81. क्यों भाई? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो हो गया 1 डिजिट वाला. ठीक है, और फिर 10 से लेकर के कहाँ तक? 90 तक. ये काउंट करोगे ना तो देखो 11 से लेकर के 20 तक कितने डिजिट्स होते हैं? कितने नंबर्स हैं? सॉरी, डिजिट नहीं. 11 से लेकर के 20 तक कितने नंबर्स हैं? 10. फिर 21 से लेकर 30 तक कितने नंबर्स हैं? 10. 31 से लेकर के 40 तक कितने नंबर्स हैं? 10. इस तरीके से सोचो कि 21 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स होंगे? 11 से लेकर के 90 तक कितने नंबर होंगे? 80 नंबर्स होंगे. ठीक, और 80 और ये 10 भी तो एक है, तो 81 हो गया टोटल नंबर. तो 81 by 90, तो 9 9 जा 9 10 जा 9 by 10 आंसर आ गया इसका. प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 90 तक में कितने होते हैं जरा सोचो. एक तो 1 ही हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4. ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट वाला कौन सा आएगा? 9 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, जो कि इससे बियॉन्ड चला जाएगा, 1 से 90 के बीच में नहीं आएगा. सो 1 से लेकर 9 तक में ये टोटल कितने हो गए यहाँ पर देखो. एक तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर 81 होगा. सॉरी, ये 81 हो जाएगा. सो 1 2 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए 9 और टोटल आउटकम कितना है? 90. तो 9 by 10 ये आंसर आ गया. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है अ नंबर डिविजिबल बाय 5. तो डिविजिबल बाय 5 से कौन कौन होंगे? 5 होगा, 10 होगा, है ना, 90 तक. कितने हो गए टोटल? गेस कर सकते हो. 18 नंबर्स हैं यहाँ पर. क्यों? क्योंकि 5 1 जा, एक नंबर हो गया, 5 2 जा, दूसरा नंबर हो गया 5 18 जा, 18 5 जा 90 होता ना, तो 18 हो गए. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 90. तो ये आ गया 9 2 जा 9 10 जा. इनफैक्ट ये 18 1 जा 18 5 जा आ जाएगा. तो 1 by 5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी. 19 में कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस, सो द लेटर्स एज गिवन बिलो. ABC मतलब 1 2 3 4 5 6 की जगह पे ABCD आ गया है. ABCDE एंड A भी है. ठीक है, तो अब होगा क्या इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, 2 by 6. तो 2 by 6 का मतलब 1 by 3 हो जाएगा. ओके, फिर D की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो D तो एक बार ही आया हुआ है, देखो ध्यान से, तो 1 by 6 हो जाएगा.
यही है आंसर। थोड़ा सा इसमें ए जो है ना 2 बार दे दिया था, तो मैंने 1/6 पहले इसलिए लिख दिया था क्योंकि इसमें मुझे लगा कि ABCDEF है। ओके, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 एंड डी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। सपोज मतलब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते थे कि ये जो डाई है ना इसमें 1 2 बार आया हुआ है, 1 1 फिर ऐसे ही 2 3 4 5 तक है, 6 है ही नहीं, ऐसे समझ सकते हैं। उसी तरीके का कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन था, सपोज यू ड्रॉप डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर 15.6। ये फिगर दिया हुआ है। करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो इसका डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। अब जरा सोचो कि फेवरेबल आउटकम तुम्हारा क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, और टोटल आउटकम क्या है, कहीं भी बॉल जाके गिर सकता है, कहीं भी डाई कहीं भी गिर सकता है रेक्टेंगल के अंदर, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है रेक्टेंगल के अंदर ही जा फेंका गया है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से तुम एज्यूम कर लो कि रेक्टेंगल से भी बाहर चला जाएगा, नहीं, ठीक है। और ये सरकमफेरेंस के ऊपर नहीं आएगा, बॉल अंदर ही गिरेगा। ये सारी चीज़ें एजम्पशन तुम्हें माननी पड़ेगी, इसके अंदर ही गिरेगा और रेक्टेंगल के अंदर ही रहेगा पूरी तरह से। तो फेवरेबल आउटकम हो गया सर्कल का एरिया और टोटल आउटकम हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना होगा πr², 1/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर रेक्टेंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल, ये होगा 3 × 2। यही आंसर आ गया। π/3 2 = 6 4 = 24, ये π/24 ये आंसर है इसका। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 144 बॉल पेन्स हैं ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। मतलब सही कितने हैं, 124 सही बॉल्स हैं एंड 120 डिफेक्टिव हैं। नूरी विल बाय अ पेन if it is good but will not buy if it is defective। ठीक है, the shopkeeper draws a one pen at random and gives it to her, what is the probability that she will buy it। तो ऑब्वियसली तब खरीदेगी जब पेन सही होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 124 और टोटल आउटकम हो गया 144। ये 4 के टेबल में जा रहा है, तुम कैंसिल कर दो इसको, 4 3 = 6 है, तो वो 31/36 आंसर हो जाएगा। और शी विल नॉट बाई इट, तो ऑब्वियसली जब खराब पेन होगा तो नहीं खरीदेगी। तो खराब पेन कितने हैं 20 हैं, 20/144, ये भी 4 के टेबल में जा रहा है, तो ये आ गया 5/36, यही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक सॉल्व एग्जांपल में जो दी हुई है सिचुएशन, मैंने वहाँ से फिगर ये ले लिया, ये 13.1 जो है ना उसका फिगर दिया हुआ। फिगर मतलब ये एक्चुअली में इलस्ट्रेशन है कि कैसे आपने मान लो कि एक लूडो के डाई को फेंका तो क्या क्या आ सकता है। 2 लूडो के डाई को फेंका है, तो सपोज एक ग्रीन कलर का है और एक ब्लैक कलर का है, इस तरीके से ग्रे कलर का है। तो फिर हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे भी 1 आए, पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए। इस तरीके से ये सारे आउटकम्स हैं, 36 आउटकम्स होते हैं, तो वो सारे आउटकम्स को यहाँ लिखा हुआ है अरेंज करके। अब ये कहा गया है कि इवेंट जो है वो सम ऑन 2 डाइस 2 होगा, मतलब जो दोनों डाई पे जो मतलब जैसे इस तरीके से है, यहाँ पर भी 1 आ जाए और इस पे भी 1 आ जाए, तभी तो 2 आ सकता है। तो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये हमें इसमें फिल करना है ना, ये कहा जा रहा है कंप्लीट करना है। तो 1/36 होगा, मतलब सम 2 होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है जरा सोचो। ये तो एक ही पॉसिबल केस है ना, 1 1 हो जाए तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना, 1 1 आ जाएगा तभी। और तो किसी केस में ऐड करने पे 2 नहीं आएगा, देख लो कहीं पर भी 4 4 के ऐड करते हैं 2 आता है क्या, कभी नहीं। 1 और 3 को कभी नहीं। तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम एक ही है, ये 1,1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं ये सब के सब 36, तो 1/36। 3 कैसे कैसे आ सकता है जरा सोचो, 3 ये ऐसे भी आ सकता है एंड 3 ऐसे भी आ सकता है, और कहीं से आ सकता है 3 नहीं, तो ये दोनों केसेस हो जाएंगे, तो 2/36 हो जाएगा। अब 4 कैसे होगा, देखो 4 कैसे होगा, तो 4 यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और कहीं से आ सकता है 4 नहीं आ सकता है। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों आउटकम्स इन सब का सम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3/36। देखो इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट दिख रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है इसके अंदर, 1/36, 2/36, 3/36। तो ये जो है ना ये पैटर्न सा बन रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, है ना। ये देखो ये जो कॉलम है ना, और कहीं से 5 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये 5,5 का सम 5 आएगा, बिल्कुल नहीं, 10 हो जाएगा। तो ये देखो ये हो जाएंगे तुम्हारे पास कितने 4/36। तो आप गेस कर सकते हो कि ये क्या होगा, 5/36 होगा, आप करके देख भी सकते हो वैसे, 6/36 होगा। 11 के लिए क्या होगा, देखो 11 के लिए देखो क्या होगा 6 5
और 6 5 और 5 6, और कहीं से 11 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो ये 1/36, 2/36, 3 4 5 6 के बाद ही 5 हो जाएगा। 8 कैसे आएगा? 8 कैसे आएगा? इन सब से 8 आएगा। 1 2 3 4 5 ही फेवरेबल आउटकम है। तो 9 के लिए ये घट रहा है, 6 के बाद 5 हो गया, फिर इसके बाद 4 आना चाहिए। 9 कैसे आ सकता है? देखो इन तीनों से 9 आ सकता है, चारों से 9 आ सकता है। 3 6 4 5 5 4 6 3, तो ये 4/36 हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न सा बन रहा है जो कि आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है सॉल्व एग्जाम्पल के हेल्प से। तो यही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका देखो, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? बिल्कुल नहीं। इसका रीज़न ये है कि ये आउटकम्स थोड़ी हैं, ठीक है, ये आउटकम्स नहीं है। आउटकम्स तो 1,1 1,2 1,3 ये आउटकम्स हैं, ठीक है। ये सब सम दिए हुए हैं, ये सम है, और ये सब सम हैं। तो सम तो देखो अलग अलग तरीके से आ सकता है ना। जैसे 5 की बात करें तो 5 जो है वो आउटकम तुम अगर कंसीडर करोगे तो 5 तो सम है, वैसे आउटकम तो कंसीडर करना नहीं चाहिए। लेकिन ये देखा जाए तो ये 1,4 से भी आ सकता है, 2,3 से भी आ सकता है, 3,2 से भी, और 4,1 से भी आ सकता है। तो हम इससे एग्री इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, है ना। therefore each of them has probability 1/11। तो ये गलत तरीका है, बिकॉज ये जो 2 तो चलो ठीक है एक तरीके से ही आएगा, बट 3 जो है ना, ये 3 तरीके से आ सकते हैं। 3 कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से आ सकता है, सॉरी। और 4 कितने तरीके से आ सकता है? 3 तरीके से आ सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये गलत है। 23rd नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हनीफ जो है वो टॉस कर रहा है 3 कॉइन्स को। तो 3 कॉइन को टॉस करने पे 8 आउटकम्स होंगे, जो कि ये देख सकते हो आप, है ना। हेड आ सकता है, पहले सिक्के में भी हेड, दूसरे में भी, तीसरे में भी। या ऐसा हो सकता है पहले सिक्के से हेड आए, दूसरे से टेल आए, और तीसरे से टेल आए, है ना। हेड टेल। अच्छा, यहाँ पर सिक्का एक ही है, बस उसको 3 बार किया जा रहा है ना, 3 बार किया जा रहा है। तो आप समझो इस बात को कि 3 सिक्के से करें चाहे एक सिक्के को 3 बार करें, सेम ही बात हो, एक ही बात है वो, कि हेड आएगा। मतलब पहली बार करा सिक्के को उछाला, हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तीसरी बार में हेड आया। ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। इसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि पहली बार में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, लेकिन तीसरे में आ गया टेल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो 8 आउटकम्स होंगे टोटल। अब कहा जा रहा है कि वो जीतेगा तब जब तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, ठीक है। मतलब ये आउटकम्स अगर हो तब वो जीतेगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू 2/8, 1/4। 2 क्योंकि 1 और 1 ये 2 हो गए फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम तो 8 है, तो 2/8 हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद है सॉरी, इसमें पूछा गया कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लूज द गेम। तो ही विल लूज द गेम के लिए ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चों? लूज के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, या ऐसे भी कह सकते थे, डायरेक्टली भी आप चाहो तो निकाल सकते थे। ये 3/4 हो जाएगा। 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर लूज के लिए कहा गया था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते, या तो ऐसे कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ विन का माइनस कर दो, या नहीं तो ऐसे भी कह सकते थे कि इन केसेस में वो हार जाता। मतलब 6 ऐसे केसेस थे जिनमें वो हार जाता, तो 6/8 हो जाता, तब भी आंसर निकल के आ जाता। 24th नंबर क्वेश्चन देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 24th नंबर में कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि 5 आना ही नहीं चाहिए। तो देखो 5 कब आ सकता है? ये नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, इसमें 5 आ रखा है ना। यहाँ भी ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कितने हो गए? 6 तो यहाँ हो गया, 6 1 7 8 9 10 11 टाइम्स ऐसा है जिसमें कि 5 आ रहा है, एक बार या 2 बार, ऐसा जो भी मान लो। तो 11 टाइम्स 36 में से 11 माइनस कर दो, 25 हो गया फेवरेबल आउटकम, है ना। 5 इसमें आएगा ही नहीं, और टोटल आउटकम है 36, तो 36 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार तो आना ही चाहिए। तो ये इसका ठीक उल्टा हो गया, मतलब 5 जो है वो आना ही चाहिए एटलीस्ट वंस, 5 एटलीस्ट वंस आना चाहिए। तो इसके लिए हो गया कि सिंपल सी बात है कि कितनी बार आया हुआ है? 11 टाइम्स आया हुआ है। तो 11 हो गया फेवरेबल आउटकम और 36 हो गया टोटल आउटकम। सो ये जस्ट इसका अपोजिट था, मतलब इसमें एक बार तो आना ही चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 2 बार आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी काउंट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। एग्जाम्पल नंबर 25, इसमें लिखा हुआ है which of the following arguments are not correct and which are correct and which are not correct, give reason for your answer. If 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails and 1 each. तो ये स्टेटमेंट सही है नहीं है? therefore for each of the outcome the probability is 1/3। ये गलत है, क्योंकि 1 for each जो है ना, ये यहाँ पे
मतलब एक हेड और एक टेल आना, ये दो तरीके से आ सकता है। हेड पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में टेल आए और दूसरी बार में हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो कहना कि एक ही आउटकम एक ही में काउंट कर दिया, ये ऐसा नहीं है, एक में काउंट नहीं होगा, ये दो अलग अलग केसेस बनेंगे इसमें, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है और प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/3 नहीं होगी। ठीक है, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता है हमें कि 1/4 होती है, क्योंकि 4 पॉसिबल केसेस होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, तो 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी, 1/3 नहीं होगी। सेकंड पार्ट है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कुछ MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें NCERT एग्जाम्पलर की बुक से। ये चैप्टर जो है ना, ये NCERT एग्जाम्पलर में मिक्स करके दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के साथ दिया हुआ है, तो इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी यही क्वेश्चंस ले रहा हूँ। इन एन इवेंट कैन नॉट अकर, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन द प्रोबेबिलिटी इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 1 से ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का। इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ क्लोजर टू 0। ठीक है, ये मतलब जो नहीं, मतलब लगभग नहीं होने के बराबर हो तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 के करीब होगी, 0 के नज़दीक होगी। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यही है, तो यही होना चाहिए। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ p, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 - p, मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर देन 1 तो हो ही सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है, तो ये आंसर होगा। PA denotes the probability of an event A, then probability of event will be greater than or equal to 0 and less than equal to 1, ये आंसर होगा। 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, लेस देन 0 भी नहीं हो सकता है, और -1 निगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली -1 से बड़ा कह रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि -0.99 हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है, इसीलिए आंसर करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। A card is selected from a deck of 52 cards. The probability of being a red face card. Red face card का मतलब ये हुआ, टोटल फेस कार्ड होते हैं 4 3 12 होते हैं, उसमें से रेड कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और टोटल आउटकम कितना हो गया, 52। 2 के टेबल में जाएगा, आई थिंक 2 3 2 से 26, 3/26 ये आंसर है। The probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays। नॉन लीप ईयर में 53 संडेज देखो क्या होता है। एक तो सबसे पहली बात की हर एक साल जो होते हैं ना उसमें 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होने ही होने हैं, मतलब ये कि 7 2 14, 364 डेज तो होने ही होने हैं, मतलब 364 वीक्स, 364 डेज होंगे ही होंगे। जो एक एक्स्ट्रा डे होता है ना, वो एक्स्ट्रा डे जो है ये कुछ भी हो सकता है। 7 डेज का एक वीक होता है, इसका मतलब 52 × 7 364 डेज होंगे, और उसमें एक दिन जो एक्स्ट्रा आएगा वो एक्स्ट्रा दिन कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, संडे से लेकर के सैटरडे तक कुछ भी हो सकता है। तो ये टोटल आउटकम हो गया, और फेवरेबल आउटकम है यहाँ पर ये संडे की बात चल रही है कि 53 संडे होने चाहिए। अच्छा 52 वीक्स हैं तो 52 संडे तो होगा ही होगा। अब वो 53 संडे होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करेगा ये 1 एक्स्ट्रा डे जो है ना, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, किसी भी साल में 52 वीक्स होते हैं, दैट मीन्स 52 संडे होगा, 52 मंडे होगा, 52 ट्यूसडे होगा, सब के सब सभी दिन जो है 52 तो होने ही होने हैं। अब ये 52 वीक का मतलब होता है 364 डेज, लेकिन एक साल में नॉन लीप ईयर में जो है ना वो 365 डेज होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा डे आया, तो वो जो एक एक्स्ट्रा डे है वो संडे से लेकर सैटरडे तक में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें चाहिए संडे, तो फेवरेबल आउटकम हो गया संडे 1 हो गया, और टोटल जो है वो 7, तो 1/7 आंसर आ जाएगा इसका। When a die is thrown, the probability of getting odd number less than 3, odd number less than 3 तो एक ही है 1 itself, तो 1/6 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, द इवेंट इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट। तो द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट। तो हार्ट का एस कितने होते हैं, एक ही तो होता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया यहाँ पर पूछा गया है द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई।
51 हो जाएगा। भाई ये कह रहा है कि द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स, ठीक है, एस नहीं है, हार्ट का एस नहीं है, तो इसका मतलब उसके अलावा सब कुछ हो सकता है ना फेवरेबल आउटकम, तो 51 आ जाएगा आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, द नंबर ऑफ बैड एग इन द लॉट इज। तो अब यहाँ से समझो कि अगर हम नंबर ऑफ बैड एग्स को x ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स कितना हो जाएगा, x बाई 400। अब यही x बाई 400 की वैल्यू 0.035 दी रखी है, तो ये मैं डेसिमल को हटा के मैंने नीचे 3 जीरोस लगा दिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू जो है वो 35 इंटू 4/10 आ जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल में फिर से जाएगा ये, तो ये आ गया 14, मतलब नंबर ऑफ एग्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, 0.08, मतलब 8/100 हो गया, दैट इज 4 2 जा 2/25। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो मान लो कि वो x टिकट्स उसने खरीदे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, x बाई 6000। अब ये x बाई 6000 ही जो है 2/25 के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 480 टिकट्स उसने खरीद रखे थे, ठीक है, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 आएगी, ये सी आंसर है। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन, वन टिकट इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर हैज नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कितने हो सकते हैं इसमें फेवरेबल आउटकम, 8 हो जाएगा, तो 8/40, बिकॉज 5 होगा, 5 10 15 20, इस तरीके से 5 8 जब 40, तो 8 हो गए फेवरेबल आउटकम, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। 25th number, someone is asked to take a number from 1 to 100, the probability that it is a prime number। 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम होते हैं ये काउंट करना होगा तुम्हें। सो ये 25 नंबर्स होते हैं, 2 से लेके 97 तक ना, नहीं 25 होगा, 25/100 तो 1/4 आ जाएगा, ये काउंट करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 5 हाउसेज हैं ABCDE, और क्लास के अंदर 23 स्टूडेंट्स हैं, अ क्लास हैज़ 23 स्टूडेंट्स, 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D, and rest from E. A single student selected at random to be the class monitor. The probability that the student selected is not from A, B, C. तो भाई A से 23 है, B से कितने हैं, 4 है, A से सेलेक्ट किया गया है 4, B से सेलेक्ट किया गया है 8, C से सेलेक्ट किया गया है 5, D से सेलेक्ट किया गया है 2, कितने हो गए टोटल 19। तो ई से कितना सेलेक्ट किया गया होगा, ऑब्वियसली 4, क्योंकि टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट नॉट फ्रॉम ABC से नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों से होना चाहिए, डी से या ई से होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 to 6 बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 23 है, तो 6/23 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो चैप्टर मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग प्रैक्टिस करो। RD शर्मा इज़ अ गुड बुक, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी, और परफॉर्मेंस में डेफिनेटली वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। सो RD शर्मा NCERT ये दोनों चीज़ें, दोनों बुक्स जो हैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।